Hello kids, this is Dr. Anjali Nigam and today we are going to start unit and measurement. This is the basic key point of this chapter. Okay, in the today class we will do the introduction part, systems of units, fundamental quantities, derived quantities and supplementary unit. Okay, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का. तो फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स वर्ड कैसे आया और सबसे पहले किस कंट्री ने इसे इनोवेट किया था. तो देखो फिजिक्स वर्ड आया फिजिक्स से, PHYSIK. एक्चुअली इट इज अ ग्रीक वर्ड है ना, और इसका मीनिंग क्या होता है? नॉलेज ऑफ नेचर. इफ वी राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स तो क्या लिख सकते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ओके, जो किससे डील करता है? स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिकल थ्योरी से. यू कैन टेक अ एग्जांपल. 11th का फिजिक्स न्यू है आप लोगों के लिए, बट 10th में फिजिक्स आप सभी ने पढ़ा है. अगर आप लोगों ने मोशन वाला चैप्टर देखा हो तो हम लोगों ने क्या मेजर किया है वहां पे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस था वहां पे मेजरमेंट. लेंसेज वाला चैप्टर पढ़ा फिजिक्स के लिए, उसमें भी हम लोगों ने लेंसेज के थ्रू डिस्टेंस मेजर किया है. ओके, और इसी के बाद अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा हो तो हमने वहां पे क्या मेजर किया है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को. तो व्हाट इज फिजिक्स? इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट एंड फिजिकल थ्योरी. ओके, इन द डेफिनेशन यू कैन राइट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of measurement and physical theories. अब जैसे ही मेजरमेंट की बात आती है तो वहां पे यूनिट तो आएगी आएगी. व्हाट इज यूनिट? इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ओनली. इफ आई एम सेइंग कि जाओ मार्केट जाओ 5 kg आलू लेके आओ, तो 5 kg क्या है? यहाँ पे यूनिट है. तो बेसिकली अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को लिखना है तो आप क्या लिखते हो? नंबर एंड यूनिट. 5 kg, व्हाट इज द नंबर? इज 5 एंड द यूनिट इज kg. तो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है. हमने एक स्टैंडर्ड बनाया केजी का एंड उसको कंपेयर किया, तो मतलब 1 kg की कंपैरेटिवली ये 5 टाइम्स ज्यादा है. ओके, तो व्हाट इज द यूनिट? इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हम कहीं पे भी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं. ओके, तो यूनिट इज नॉट न्यू. जब फिजिक्स भी नहीं थी, स्टार्टिंग में क्या होता था? किस तरीके से मेजरमेंट होता था? ऐसे बोलते थे कपड़ों का 1 हाथ, 2 हाथ, 1 अंगुल, 2 अंगुल, बट वो एग्जैक्ट साइज नहीं होता था. सबके हाथों का साइज एक जैसा नहीं होता, सबकी फिंगर्स का साइज एक जैसा नहीं होता, तो दैट आर द रॉन्ग यूनिट. इन द सेम वे फिर हम लोगों ने क्या किया? एक फिक्स साइज लिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये सारी कंट्रीज में सेम है? ऑफ कोर्स अभी फिक्स है, बट एक टाइम था कि सारी कंट्रीज अपने अपने मेजरमेंट यूनिट्स को यूज करती थी. तो बेसिकली अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को लिखना है सबसे पहले तो हम कैसे लिखते हैं? एन इंटू यू, नंबर एंड यूनिट. 2 लीटर, तो 2 क्या हुआ? नंबर एंड द लीटर इज यूनिट. ओके, तो इन दिस वे वी कैन राइट द यूनिट. अभी बात करते हैं कि जो यूनिट्स हैं, कितने टाइप्स की यूनिट्स हैं जो यूज होती है. तो देखो यहाँ पे जो मोस्ट फेमस यूनिट थी CGS यूनिट. ओके, जिसे हम क्या बोलते थे? ये कहाँ पे फेमस हुई थी? ये फ्रेंच में थी. तो फ्रेंच के अंदर यूनिट्स को कैसे मेजर किया जाता था? हम 3 पैरामीटर से मेजर करते हैं, लेंथ से, वेट से एंड टाइम से. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CGS? C मतलब सेंटीमीटर, मतलब लेंथ को किससे मेजर कर रहे हैं? सेंटीमीटर से. वेट को किससे मेजर कर रहे हैं? ग्राम से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ G? इट इज ग्राम. टाइम को किससे मेजर कर रहे हैं? सेकंड से. तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CGS, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. इन द सेम वे FPS. तो FPS कहाँ फेमस थी? ब्रिटिश में थी. इसका क्या मीनिंग है? फुट, पाउंड एंड सेकंड. ओके, इन द सेम वे MKS का क्या मतलब है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड. ओके, तो ये तो था अलग अलग कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने सिस्टम्स ऑफ यूनिट देखे कि फ्रेंच यूनिट थी CGS, ब्रिटिश के अंदर FPS एंड MKS, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड. ओके, बट ऐसा हुआ कि जब कंट्रीज ने अपना ट्रांसपोर्टेशन करना सामानों का स्टार्ट किया तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हर कंट्रीज का यूनिट अलग अलग था. तो इसी के लिए फ्रांस में एक मीटिंग हुई जिसे वहां पे एक यूनिट को फाइनलाइज किया गया, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट, जिसे हम SI बोलते हैं. ओके, नाउ वी से इन इंग्लिश इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट. ये एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम लोगों ने SI यूनिट को बाकी सारी यूनिट को हमने रिप्लेस किया और वी आर गोइंग टू यूज ओनली SI यूनिट.
अब एसआई यूनिट के अंदर क्या है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, वेट को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में. तो इन द टुडे सिनेरियो वी आर गोइंग टू यूज ओनली एसआई यूनिट. क्लियर है. अब हम लोग अपने लिए बात करते हैं कि हमको एसआई यूनिट्स का कैसे यूज करना है. तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट चैप्टर. आगे की क्लासेस में आप चाहे मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ेंगे, सबके अंदर आपको क्या करना है, लेंथ है अगर मिलीमीटर में है तो आपको मीटर में चेंज करना है, माइक्रोमीटर में है मीटर में चेंज करना है. क्यों मीटर में चेंज करना है, बिकॉज दिस इज द एसआई यूनिट. तो जो भी हमारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे वो किस में आने चाहिए, एसआई यूनिट में ही आने चाहिए. इन द सेम वे वेट के लिए केजी एंड टाइम के लिए सेकंड. ओके. तो अब देखो हम लोग यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. द वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड द सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट. अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट. तो बेटा जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो क्या होती है, दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है. नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन आल्सो, डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. जैसे टाइम है वो क्या हुआ, सेकंड, वो किसी पे डिपेंडेंट है नहीं है. लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है, लेंथ किसी पे डिपेंडेंट है नहीं है. इन द सेम वे अगर आप वेट का एग्जांपल लेते हो केजी, तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. बट इफ वी टॉक अबाउट डिराइव यूनिट तो ये क्या करती है, फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती है. जैसे वेलोसिटी का एग्जांपल लिया आपने, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड. तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है, यहाँ पे केवल एक सिंगल नहीं है, यहाँ पे दो फंडामेंटल यूनिट्स है. तो दैट्स व्हाई दिस इज द डिराइव यूनिट. ओके, ये क्या करती है, फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती है. नाउ वी सी कि देखो बेटा फंडामेंटल यूनिट्स है ना, ये बिल्कुल फिक्स है. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, बट इसके आगे लिखा है +2. इसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी. सबसे पहले हम ये 7 फंडामेंटल यूनिट को देखते हैं कि कौन कौन सी होती है. द फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट इज लेंथ. ठीक है, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, मीटर से. मास, मास को किससे डिनोट करते हैं, केजी से. दिस इज द सेकंड फंडामेंटल यूनिट. द थर्ड इज टाइम, किससे डिनोट किया, सेकंड से. टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट. इसको किससे डिनोट करते हैं, केल्विन से, कैपिटल के से. ठीक है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सेल्सियस, बट अगर आपको कोई भी फिजिक्स में क्वेश्चन मिलता है टेम्परेचर रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि उसमें यूनिट क्या है, केल्विन है. और अगर केल्विन नहीं है, सेल्सियस है, तो ऑफकोर्स आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सीडी से. इसके बाद आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, मोल से. MOL से इसको शो किया जाता है. तो दिस इज द 7 फंडामेंटल यूनिट. ओके, इसी के बाद बात करें अगर डिराइव यूनिट की, तो ऑफकोर्स डिराइव यूनिट तो डेली हम लोग नए नए फॉर्मूलेज बनाएंगे ही बनाएंगे. ओके, तो इट इज नॉट फिक्स, क्योंकि बट ये जो डिराइव यूनिट है ये किससे मिलके बनी होगी, दैट इज फॉर श्योर ये फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी होगी. वेलोसिटी का अभी हमने एग्जांपल लिया. वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं. फोर्स को देखेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास तो ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है. वेलोसिटी अगेन यू कैन राइट मीटर पर सेकंड. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, मास, फिर वेलोसिटी को फिर यू कैन राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो बेसिकली यहाँ पे वी कैन सी की 3 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज हुआ है. तो डिराइव क्वांटिटी के अंदर बहुत सारी फंडामेंटल यूनिट्स का हम लोग यूज कर सकते हैं. अब देखो इसी के बाद आता है बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट. ये हमारी बुक में अलग टॉपिक है. यूनिट्स हमने 2 टाइप की पढ़ी है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट. अब आई एक सप्लीमेंट्री यूनिट. ये अलग से इसीलिए मैंने आप लोगों को लिखा है, क्योंकि देखो बेटा अब ये पार्ट हो गई है फंडामेंटल यूनिट्स का. जब ये यूनिट्स कन्वर्जन डिजाइन हुआ था, तो हम ऐसे बोलते थे कि 3 टाइप्स की यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट. बट अभी क्या सिनेरियो चल रहा है कि जो ये सप्लीमेंट्री यूनिट है ना, इसको हमने फंडामेंटल के अंदर ही इंक्लूड कर दिया. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट. अगेन सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट को यूज करते हैं कि समझते हैं कि बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता क्या है. तो बेटा देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए. ओके, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी देखा फंडामेंटल एंड डिराइव के लिए, उसमें कहीं पे भी एंगल मेजरमेंट नहीं आया. तो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट,
द सप्लीमेंट्री यूनिट यूज फॉर द एंगल मेजरमेंट। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक लाइन भी फालतू की थ्योरी नहीं लिखी है, जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट हम लोग यूज करते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल को किससे डिनोट करते हैं, डी थीटा से, एंड सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करते हैं, डी फाई से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों मेजर तो एंगल ही कर रहे हैं, बट अगर आपको 2D में एंगल यूज करना है, 2D में एंगल मेजर करना है तो आप किसका यूज करोगे, प्लेन एंगल का। और अगर आपको 3D में एंगल मेजर करना है तो आप किसका यूज करोगे, सॉलिड एंगल का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल बिकॉज इन द बोर्ड एग्जाम, नीट जेई, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको 2D का एंगल मेजर करना है तो आप प्लेन एंगल का फॉर्मूला लगाओगे, और 3D में एंगल मेजर करना है तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लगाओगे। ओके, यहाँ पे प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, एंड सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, जिसे हम लोग SR से भी डिनोट करते हैं। तो देखो गाइस, अभी तक हमने क्या किया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अच्छे से समझा कि ठीक है एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होती है। प्लेन एंगल को देखा हमने कि 2D का एंगल मेजर करते हैं, रेडियन इसकी यूनिट होती है। सॉलिड एंगल के बारे में भी समझ लिया कि 3D के अंदर एंगल मेजर होता है, जो इसकी यूनिट है स्टेरेडियन है। ओके, अब आते हैं फॉर्मूलाज पे। तो फॉर्मूला के अंदर ठीक है हमने जो बेस बनाया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम यहाँ पे प्लेन एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं तो प्लेन एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा से। ठीक है, द फॉर्मूला इज एंगल, द बेसिक फॉर्मूला इज एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जो यहाँ पे हम लोगों को आर्क बनाना है वही लिखना है, एंड द रेडियस इज आर। ओके, इन द सेम वे अगर सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हो गया एरिया एंड इधर हो गया आर स्क्वायर। ओके, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एरिया। तो देखो होता ऐसा है कि नो डाउट फॉर्मूला याद करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप सभी याद कर सकते हो कि ये किसका फॉर्मूला है, ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। बट फॉर्मूले को न्यूमेरिकल के अंदर इंप्लीमेंट करना ये थोड़ा इसके अंदर डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ ए मोस्ट कॉमन टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली समझना इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर इसको इजी बनाते हैं विद फिगर। मैंने आप लोगों को अगेन क्या बोला, केवल बेस क्या बनाना है, इस फॉर्मूले को बनाना है, और इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिया, ये कोई दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक की। अगर आप लोगों को ये गिवन है कि ए से लेके ये बी की डिस्टेंस है, तो दैट मीन्स ये दोनों के बीच की क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज और समझाती हूँ। आप लोग बोलोगे कि डिस्टेंस तो यहाँ पे सेंटर पे होता है, बिकॉज ऑफ हमें क्या मान के चलना है कि जो यहाँ पे रेडियस है और ये वाला डिस्टेंस है ये नियर बाय इक्वल होता है। तो रेडियस और ये जो लाइन है इसको हम क्या लेके चलेंगे, नियर बाय इक्वल लेके चलेंगे। तो जो ये लाइन है, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, ये क्या हुई, रेडियस हुई। एंगल क्या है, ये वाला पार्ट एंगल है, ये है थीटा, एंड इसके बाद आता है आर्क, तो दिस इज द आर्क। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि ये क्या है, एक सिंपल सा आपको ट्राइंगल दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल में हमको कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है, ये थीटा एंगल कैलकुलेट करना है। थीटा एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमने आर्क लिखा। अगर ये आर्क लिए, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो प्रैक्टिकली समझो, यहाँ पे आर्क क्या है, जो ये BC है वो क्या है, आर्क है, और जो रेडियस क्या है, ये है AB। तो ये तो हुआ इस पूरे फॉर्मूले का बेस कि हमें एंगल किसे एज्यूम करना है, हमें आर्क किसे एज्यूम करना है, और हमें रेडियस किसे एज्यूम करना है। अब आपके लिए प्लेन एंगल सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं, तो सबसे पहले एक कॉर्नर पे इसी तरीके से ट्राइंगल बनाना है और वहां पे फॉर्मूला लिखना है एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अब जस्ट एग्जांपल, मुझे एग्जाम में क्या सॉल्व करना है, प्लेन एंगल सॉल्व करना है। तो ये मैंने देखते ही क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया। कुछ भी सॉल्व करने को आ सकता है, या तो मुझे प्लेन एंगल सॉल्व करना है, या फिर मुझे दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सॉल्व करना है। कोई भी जस्ट एग्जांपल, अगर आपको A से B का डिस्टेंस सॉल्व करना है तो मतलब आप क्या कैलकुलेट करोगे,
रेडियस कैलकुलेट करोगे। तो जो ये आर है इसको आप डी भी ले सकते हो, ये डिस्टेंस भी हो सकती है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू हमने यहाँ पे रेडियस और डिस्टेंस को इक्विवेलेंट माना है। ठीक है, आपको डायमीटर भी कैलकुलेट करना हो सकता है। तो एज यू कैन सी कि इस ट्राइंगल के अंदर ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है, तो ये क्या हुआ, डायामीटर हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, डायमीटर हो गया। तो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहां से डायमीटर भी वी कैन कैलकुलेट इट। ओके, तो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं इसी तरीके से। हमें प्लेन एंगल कैलकुलेट करना है, तो थीटा किससे रिप्लेस हुआ, डी थीटा से। तो ये वाला पार्ट हो गया डी थीटा। ओके, ए बी सी आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आर्क, आर्क क्या है, ये रही ए बी, यहाँ पे ये क्या हो गई, आर्क। तो इस आर्क को कुछ भी लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले पे जाते हैं, ds अपॉन आर। तो यहाँ पे जो ये आर्क है ये क्या है, ds है, ये ए बी है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, BC हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है या ये वाला डिस्टेंस है BC या AC, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने प्लेन एंगल के लिए सॉल्व किया। ठीक है, अभी मैं इसका ये फॉर्मूला बनाऊं, इसी का फिगर बनाऊं, तो ये कैसे बनेगा, लेट्स स्टार्ट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दैट्स वाई वी आर टेकिंग टाइम इन दिस टॉपिक। तो देखो, इस ट्राइंगल के अंदर मुझे ये लेना है डी थीटा। तो ये एंगल हुआ मेरा डी थीटा, दैट इज ds अपॉन आर। तो ये क्या हुआ, ये हो गई डिस्टेंस ds एंड r, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो गई r। ओके, तो आई थिंक सो यहाँ पे प्लेन एंगल का कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बीच में यू कैन टेक द डिस्टेंस ऑल्सो। अब सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, 3D में सॉल्व करते हैं। 3D में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। बेसिक तो सेम, बट हम क्या करेंगे, हमें तो सेम क्या करना है, वही ट्राइंगल बनाना है। ओके, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बिकॉज ये 3D में है। तो जो ये डायमीटर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला लाइन ले रहे हैं, ये क्या करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो एक सिंपल सी डिस्टेंस ले रहे थे ना हम ds, उसकी जगह क्या करेंगे, इसका एरिया सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे ds नहीं आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आएगा। इन द सेम वे एंगल, जो सॉलिड एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, डी फाई। सॉलिड एंगल को डी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इसके जो बीच का डिस्टेंस है, बिकॉज वी आर सॉल्विंग इन द 3D, तो ये आगे की साइड भी आएगा, पीछे की साइड भी आएगा। तो जो यहाँ पे r चल रहा था ना, इस डिस्टेंस को हमने r लिया था, इसको अब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, r स्क्वायर से, एक आगे की साइड का, एक पीछे की साइड का। तो फॉर्मूला विल बी सेम, एंगल डी फाई इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे जो ये आर्क है हमें क्या लेना है, एरिया, बिकॉज हम 3D में सॉल्व कर रहे हैं। रेडियस 2 टाइम्स आ जाएगी r स्क्वायर, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई r स्क्वायर। और इसको भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। तो थोड़ा सा इसमें जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा घुमा फिरा के आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते। तो यहाँ पे लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब अगर आप लोगों को एरिया डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एरिया डायरेक्टली गिवन नहीं है तो स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स स्क्वायर का जो एरिया होता है कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो हम इस पार्ट का क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। बट अगर आपको डायरेक्टली रेडियस भी गिवन नहीं है तो डायमीटर गिवन होगा, तो डायमीटर में 2 का डिवाइड करके यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑल्सो। तो ये क्या होगा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, और जरूरी नहीं है आपको रेडियस लिखा हो, आपको डिस्टेंस भी गिवन हो सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। ठीक है, हमारी बुक का ही 1.1 न्यूमेरिकल है, इसी को सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द सॉलिड एंगल, क्वेश्चन देखते हैं। मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, मुझे क्या सॉल्व करना है, सॉलिड एंगल सॉल्व करना है। तो मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डी फाई कैलकुलेट करना है। डी फाई कैलकुलेट करते ही मैंने क्या किया, सॉलिड एंगल का फिगर ड्रॉ कर दिया। फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, डी फाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए। तो बेसिकली इस पार्ट का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, तो लेट्स सी एरिया गिवन है या फिर डायमीटर गिवन है या फिर रेडियस गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यूज को पुट अप करते हैं। क्लियर है, बस इतना समझ आ गया कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है, सॉलिड एंगल। तो मतलब मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे डी फाई।
अभी ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी. What is the solid angle subtended by the moon? Okay, moon at any point of the earth. तो मतलब दो पॉइंट कौन सा है, एक तो मून है और एक क्या है, अर्थ है. Given the diameter of moon is 3474 किलोमीटर. तो द सेकेंड इज कि हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है मून का. डायमीटर ऑफ मून इज 3474 किलोमीटर. किलोमीटर में है तो मतलब मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में. उसके लिए मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगी, 10 टू पावर 3 का. तो अभी यहाँ पे इधर किधर डायमीटर है मून का, तो बेसिकली ये क्या हो गया मून, क्योंकि इधर हमें क्या गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है, और ये हो गया हमारी अर्थ. ठीक है, तो इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. और इसका वैल्यू क्या है, 3474 किलोमीटर. ओके, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. तो देखो यहाँ पे रेडियस नहीं लिखा है, एज आई टोल्ड यू कंफ्यूजन होगा. यहाँ पे रेडियस नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है. तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर. तो दैट मीन्स जो ये स्मॉल, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो आर है, दैट इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर. तो इन दिस वे वी कैन डू द न्यूमेरिकल. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अब थोड़ा सा इजी हो गया है. डी फाई इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर. बिकॉज ऑफ हमारे पास एरिया की वैल्यू नहीं है तो हम एरिया की जगह क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर. बट हमारे पास आर भी नहीं है, क्या है, केवल डायमीटर है. यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर है. तो हम डायमीटर को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा. तो कितना आया वैल्यू, 1737 इंटू 10 टू पावर. तो यहाँ पे वैल्यू रखा 4, पाई का वैल्यू रखा 3.14, आर का वैल्यू रखा 1737 इंटू 10 टू पावर 3. आर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर किया. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, ये क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच का. तो ये हो गया 3.84 इंटू 10 टू पावर 8, और इसका भी हमने क्या किया, स्क्वायर किया. तो नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट. इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट इट 0.2045 इंटू 10 टू पावर -5. यूनिट किस में आएगी, स्टेडियन में आएगी. तो देखिए बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर जब भी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, आपकी बुक का ही 1.1 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल है, अगर आपने इसको बिना फिगर ड्रॉ किए हुए सॉल्व करने की कोशिश की तो बहुत चांसेस है कि ये न्यूमेरिकल आपका गलत होगा. बट अगर केवल आपने एक फॉर्मूला ध्यान रखा, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, और इसी के अंदर चाहे सॉलिड सॉल्व करना हो चाहे प्लेन एंगल सॉल्व करना है, इसी के थ्रू वैल्यू पुटअप करते गए तो न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे. तो टुडे आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा बेसिक पार्ट डिस्कस किया. एक बार रिवीजन लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया है. सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक पार्ट देखा. ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स, बेसिकली यूनिट्स क्या होती है, कितने टाइप्स की हम लोग यूनिट यूज करते हैं. एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग एसआई यूनिट. ठीक है, कितने टाइप्स की यूनिट होती है, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री. ठीक है, फंडामेंटल जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, डिराइव जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती है. देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स आर अनलिमिटेड, सप्लीमेंट्री इज फॉर एंगल मेजरमेंट. तो बेसिकली जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होती है और इस पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल आते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक सो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है. विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ ऑल द एंगल्स. ओके, till then take care of yours. If you like the video, please don't forget to subscribe it. Bye all.